गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी 6 यूनिट चल रही थी जिसे हमने दो पार्ट में कंप्लीट करने का सोचा था। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। स्टार्टिंग डिफरेंट थ्योरी हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट फिजिसिस्ट regarding the nature of light. Some of those theory is given below. कौन बहुत से कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला जिसमें है न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी, सेकंड हाइगन वेव थ्योरी, थर्ड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फोर्थ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी। हमारे इस समय जो कोर्स में है रिड्यूस होने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है वो सेकंड बचा है, हाउ ये जो हाइगन वेव थ्योरी वाला। फिर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाए न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कैप्सुलर एक पार्टिकल, छोटे से पार्ट को माना गया। न्यूटन कंसिडर्ड दैट लाइट एज ए स्ट्रीम ऑफ weightless particle called capsules. It traveling with speed of light in a vacuum. He assumed that different colors of light are due to the different size of capsules. According to Newton capsular theory, speed of light in denser medium is greater than the speed of light in rarer. कि न्यूटन का पर्टिकुलर थ्योरी में कॉन्सेप्ट था। न्यूटन क्या कह रहा है? न्यूटन कंसिडर दैट लाइट एज ए स्टीम ऑफ, लाइट को एक स्टीम माना गया। किसका? वेटलेस पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें इसने नाम दे दिया कैप्सुलर्स। जो कैप्सुलर्स पार्टिकल्स हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। आज के टाइम में ये चीज सही है कहाँ भाई? ये जो पार्टिकल्स हैं ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जिसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जिसे माना गया है उस स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है ये बात भी। ही एज्यूम दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जो कलर्स है, जो व्हाइट लाइट कलर्स है उसे हमने अभी पढ़ा डिस्पर्जन में 7 कलर्स मिक्स होते हैं। तो अलग अलग वेव्स का अलग अलग कलर अलग अलग होने का जो कारण है, कारण क्या बता रहा? ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूल्स। तो उसमें जितने भी कैप्सूल्स नामक जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखाई देती। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी, स्पीड ऑफ लाइट इज इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। इस कैप्सुलर थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है जबकि स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में कम है। निश्चित है कुछ चीजें हैं सही हैं तो कुछ चीजें गलत भी है। तो निश्चित है कैप्सूल न्यूटन की जो कैप्सुलर थ्योरी उसमें कुछ न कुछ ड्रॉबैक भी रहेंगे। ड्रॉबैक एक दो तो हमको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पहला, न्यूटन थ्योरी एक्सप्लेन द न्यूटन थ्योरी एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, light carry energy and momentum, light travel in straight line etc। कि न्यूटन की जो कैप्सुलर थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, लाइट जो है कैरी करती है एनर्जी मोमेंटम को, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन सब को तो प्रूफ कर सकती है। इस थ्योरी से उन्हें समझा जा सकता। बट न्यूटन थ्योरी फेल हो जाती है कहाँ? टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रेंसिएशन, क्या डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की जो और अदर प्रॉपर्टीज जो है कौन सी, जो वेव नेचर से रिलेटेड है। देखो पार्टिकल माने तो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एनर्जी, मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग, इन सब में पार्टिकल नेचर को इंक्लूड माना गया। इसलिए पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको तो प्रूफ कर पाएंगे। बट ये वेव के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे, इसलिए वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाएगी। तो न्यूटन थ्योरी फेल होगी किसमें? एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। फिर अभी बात करें हमने, ही एज्यूम द
कलर्स ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो पार्टिकल्स माने हैं उनके साइज पर डिपेंड करती है, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? बट द ट्रुथ इज द कलर्स ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ, कि उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण कलर्स भी हमें डिफरेंट डिफरेंस दिखाई देते हैं। थर्ड ये भी लिखा जा सकता है। फोर्थ यहाँ दिख रहा है कि पद देखो आप, इसकी थ्योरी में लिखा गया है न्यूटन्स कैप्चर थ्योरी, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ स्पीड, जबकि उल्टा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो कुछ कॉन्सेप्ट सही थे, कुछ गलत थे, ड्रॉबैक के कारण थ्योरी को फेल माना गया। हाइगन वेव थ्योरी काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पाई, बट ये भी फेल हो गई। देखो वर्ड जुड़ा हुआ वेव, इसका मतलब ये वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको तो एक्सप्लेन कर पाएगी, परंतु ये पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाएगी। तो ऊपर जो देखा हमने ड्रॉबैक, ड्रॉबैक देखा हमने, तो ड्रॉबैक में ऊपर वाले न्यूटन में क्या देखा? न्यूटन तो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन कर पाया, बट वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। बट यहाँ उल्टा है, हाइगन वेव थ्योरी वेव से रिलेटेड थ्योरी, इसका मतलब वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेनेशन दे पाएगा, बट बाकी को नहीं दे पाएगा। देखें, और हमारे कोर्स में इस समय यही है चारों में से हाइगन वेव थ्योरी, क्योंकि इसी हाइगन वेव थ्योरी के बेस पर हम इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके बताएंगे। और इम्पोर्टेंट है, इस साल दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है, यहाँ पढ़ रहे अभी हम थ्योरी को पढ़ रहे, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड हट जाएगा, यहाँ जो है वर्ड दूसरा आ जाएगा, देखेंगे अपन ड्रॉबैक में। अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी द लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव्स की फॉर्म में क्या करती है? ट्रेवल करती है। ही प्रपोज दैट लाइट waves propagate through an all preventing hypothetic medium called ether। इसने पर्टिकुलर दे दिया कि जो जितनी भी वेव्स है वो पर्टिकुलर ईथर जो माना इसने मीडियम, उसी मीडियम में ट्रेवल कर पाएगी। ईथर इज ए प्रिवेंटिंग स्पेस इंक्लूड वैक्यूम एंड इट हैव वेरी हाई elasticity। ड्रॉबैक देखें, अब वेव माना तो निश्चित है ये पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जितने में उनको फेल हो जाएगा। तो देखो ड्रॉबैक में देखें, दिस थ्योरी एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, बट दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, स्टोर्क इफेक्ट, etc. Huygens assumed that light is longitudinal in nature, but Fresnel क्या है? फ्रेनल क्या एक वैज्ञानिक है जिसने प्रूफ कर दिया, फ्रेनल प्रूव दैट लाइट वेव्स इज ए ट्रांसवर्स नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की नहीं है, कैसी है? ट्रांसफर इन नेचर। सेकंड, फोर्थ ड्रॉबैक कहते हैं माइकलसन मोल्ड है, इसने एक वर्ड नाम लिया है, मीडियम को पर्टिकुलर वर्ड नाम दे दिया ईथर, माइकलसन मोल्ड है। Prove that by his experiment the medium ether wave was never detected। ऐसा कोई प्रकार का ईथर नामक जो कोई भी मीडियम है वो डिटेक्ट ही नहीं किया गया। तो ये ड्रॉबैक थी जिसके कारण हाइगन प्रिंसिपल को भी फेल माना गया। नेक्स्ट आ जाता मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या कह रहा है भाई? अकॉर्डिंग दिस थ्योरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आज के टाइम में एकदम एक्यूरेट चीज है कि लाइट जो है वास्तविकता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, विच आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। दिस वेव्स नीड नो मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, बिल्कुल सही है। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये मैक्सवेल कंप्लीटली शो करता है कि जो लाइट वेव्स है वास्तविकता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी दो प्रकार की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जिनकी ट्रेवलिंग या प्रोपोगेशन हो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक हो गया। बात कहाँ गई यहाँ पे, यहाँ वर्ड जुड़ गया वेव, इसका मतलब वेव नेचर को तो समझाएगा, पार्टिकल नेचर को नहीं समझाएगा। देखें ड्रॉबैक आ गया, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना। देखें पार्टिकल नेचर से रिलेटेड वही मैंने कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, स्टॉक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट आदि को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने में फेल हो जाएगा। सेकंड इज फेल्ड कंप्लीटली टू एक्सप्लेन द emission of absorption and radiations. This theory explains successfully the phenomena of जितने भी वेव नेचर से रिलेटेड है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा। इसको तीन की तीन थ्योरियां अभी तक किसी न किसी कारण से पार्टिकल नेचर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है, तो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रही है तो पार्टिकल नेचर को। तो कुल मिला के इनमें ड्रॉबैक रहे। बट जब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आया, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट आया, तो ये सारे के सारे फिनोमेना फेल हो गए। डी ब्रोगली नेचर क्या कहता है कि सम फिजिकल फिनोमेना लाइक रिफ्रैक्शन, diffraction, interference, diffraction, polarization of light were explained by considering light as a wave. ये जितने भी फिनोमेना प्रॉपर्टी है, इनको तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम लाइट को एक वेव की फॉर्म में मानते हैं। वाइल जब किसकी जगह द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, स्टॉर्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट एक्सेट्रा explained by considering light as stream of particle जिन्हें photons माना गया। क्या कह रहा है भाई कि वेव नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें वेव नेचर मानना पड़ेगा, और पार्टिकल रिलेशन जितने भी फिनोमिना उनको मानने के लिए इन्हें पार्टिकल नेचर मानना। डी ब्रोगली इन दोनों में रिलेशन बता देता है। डी ब्रोगली कंक्लूड दैट लाइट हैज ड्वेल नेचर, लाइट ड्वेल नेचर रखती है, कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती है और कभी वेव नेचर भी शो करती है। इसलिए वेव नेचर मान लो तो वेव नेचर से रिलेटेड सारी फिनोमेना प्रूफ हो जाएंगे, और पार्टिकल नेचर में मान लोगे तो पार्टिकल नेचर। ड्वेल नेचर रखती है कि वेव जो है पार्टिकल नेचर को भी रखती है और वेव नेचर को भी रखती है। अब हाइगन के जब सिद्धांत की बात की जाएगी तो यह वर्ड आएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज defined as the locus of all the particles at a medium vibrating in the same phase at a given instant। सेम फेज में जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हीं सभी का लोकस ही क्या बन जाता है, उस वेव का वेव फ्रंट बन जाता है। द शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सोर्स, सो द वेव फ्रंट आर थ्री टाइप्स। कि जो वेव फ्रंट का जो शेप है वो सोर्स की शेप पे डिपेंड करता है। इस बेस पर हमने वेव फ्रंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा प्लेन वेव फ्रंट, थर्ड क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो थर्ड आ जाएगा हमारे प्लेन वेव फ्रंट। पहले पढ़ते हैं SWF, स्फेरिकल वेव फ्रंट। When the source of light is a point source, the wavefront is a sphere with center at of the source। जब हम इसे पॉइंट सोर्स मानते हैं तो पॉइंट सोर्स से जितने भी पार्टिकल है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और उन पॉइंटों का लोकस देखा जाए तो एक स्फेरिकल शेप बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट है कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड सिलेंड्रिकल, अगर सोर्स का शेप सिलेंड्रिकल हो जैसे ट्यूबलाइट। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर सेज को, देन द ऑल पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स lie on a cylindrical shape, therefore the wavefront is cylindrical wavefront। कब होगा, जब लीनियर वेवफ्रंट लीनियर शेप होगा। जबकि प्लेन वेवफ्रंट की बात करें, when the point source of linear source of light at a very large distance, a small portion of spherical or cylindrical wavefront appear to be a plane, such a wavefront is called a plane wavefront। क्या कह रहा है कि जब सोर्स बहुत अधिक दूरी पर हो, लार्ज डिस्टेंस पर रखा हो, तो उससे आने वाला चाहे वो स्फेरिकल वेवफ्रंट हो,
चाहे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, उसका जो छोटा सा पार्ट है वो प्लेन ही दिखाई देता है, इसलिए इस टाइप के वेव फ्रंट को नाम दिया गया प्लेन वेव फ्रंट। देखें, दो बार डायग्राम आ चुके हैं बोर्ड में, एक कहलाता है डाइवर्जिंग, एक कहलाता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब अभी हमने पढ़ा था लेंस में, सेम वही है। स्फेरिकल वेव फ्रंट डाइवर्जिंग कहलाता है क्योंकि पॉइंट सोर्स से जो फोटॉन्स है वो बाहर जा रहे हैं। लेंस रख दें तो उन्हीं फोटॉन्स को एक पॉइंट पर ये फोकस कर देगा, तो ये कन्वर्जिंग कहलाएगा। यहाँ आ जाता है हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड, जो दिया हुआ पहला वो कहलाता है प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ऑल पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट means primary wavefront act as a new source of light, act as a fresh source of light। लाइट बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रप्शन भी बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस ही तो है। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स which travel in all directions with the velocity of light in the medium। Second, the surface touching secondary wavelets tangentially in the forward direction, this is called secondary wave front। देखें इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान लिया प्राइमरी वेव फ्रंट, तो प्राइमरी वेव फ्रंट से सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और इनका लोकस बोल दें, तो ये ए बी जो दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाया। दिखाई दे रहा है ए बी 1 2 3 4, जो प्राइमरी पॉइंट है उनको मिलाने वाला पॉइंट। अब हाइगन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका ईच पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब निश्चित है ये जो वेवलेट्स इमिट्स करेगा वो कहलाएगी सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि इससे बनने वाला वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट बनाएगी। उन पॉइंटों का लोकस भी फिर स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। इन पॉइंटों पर यदि मैं टेंजेंशियल मिलाता हूं तो एक वेव फ्रंट फिर दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश। ये सेकेंडरी वेवलेट्स पर है, इसलिए हमने ए डैश बी डैश को क्या बोला, सेकेंडरी। ये तो प्राइमरी ए बी, प्राइमरी वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश सेकेंडरी वेव। और ये यदि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो इसका जो छोटा सा पार्ट है वो प्लेन दिखाई देता है, इसलिए ए बी आगे जाके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होगा तो भी प्लेन दिखाई देगा, क्योंकि छोटा से पार्ट की बात की जा रही है। ए डैश बी डैश सेकेंडरी होगा तो भी प्लेन दिखाई देगा, ये प्लेन वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट आ जाता है हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट को। देखें, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थ्योरी दोनों में एक जैसी है। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। देखें, यहां दिखाई दे रहा आपको मिरर M1 M2, इसकी ये वाली से पॉलिश्ड सरफेस है और ये वाली रिफ्लेक्टेड सरफेस है। मान लिया यहां कोई आपके लीनियर सोर्स रखा हुआ है, इस लीनियर सोर्स से 3 वेव्स इंसिडेंट हो रही है, 1 2 एंड 3। इंसिडेंट वेव्स का इंसिडेंट हो रही है मिरर सरफेस पर, 1 वाली इस पॉइंट पर, 2 वाली इस पॉइंट पर, 3 वाली इस पॉइंट पर। पढ़ा था हमने। ये जो रेज हैं ये आपके नॉर्मल से जो एंगल कहलाएगी वो इंसिडेंट एंगल आई कहलाएगा। तो बोले, तो हमने अगर यहाँ माना लीनियर सोर्स, तो इससे चलने वाले सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट इस जगह, ये पॉइंट इस जगह, इनको मिलाने वाला जो लोकस है वो प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ए बी जो दिखाई दे रहा है इंसिडेंट वेव पर प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया। ये एंगल आई, ये एंगल भी आई, ये 90 डिग्री एंगल, एक ट्रायंगल बन गया ए बी और ए डैश। अब यहां से रिफ्लेक्ट हो गए फिर बाहर निकल गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गए फिर बाहर निकल गई, ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज बन गई 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट है, अगर वहां पे भी वेव फ्रंट बनाए तो ये ए डैश बी डैश इज ए सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो फिर ट्रायंगल बन गया ए बी डैश और ए डैश। रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन आर, ये भी रिफ्लेक्शन एंगल आर, ये 90 डिग्री एंगल। देयर आर ए बी,
इज ए प्लेन वेव फ्रंट, ये भी दिख रहा है प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रहा है किस पर, मिरर से पर, वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर M1 M2 एट एंगल जो बताया था इंसिडेंट एंगल आई, बी ए डिस्टेंस एंगल आई, एंड 1 2 3 आर द कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू ए बी। ट्रायंगल लिखा जा सकता है बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई, जिसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल फॉलो होगा कि जो सेकेंडरी प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका ईच पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट्स होगी। According to Huygens principle, every point on AB is a source of secondary wavelets. Let secondary wavelets form B strike M dash and A dash at T second. तो distance B A dash लिखा जा सकता है, क्या पढ़ा हमने, डिस्टेंस दिस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं वेवलेट्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है तो C इंटू टी नंबर एक। The secondary wavelet from A will be travel the same distance ct in the same time. Then A dash B dash is a secondary wavefront. A से B dash तक की distance भी कितनी आगे, same distance आगे ct. So the triangle, कौन कौन से triangle की बात कर रहा है, B dash A dash A is a reflection, रिफ्लेक्टेड एंगल है इसलिए इसे हमने R से शो कर दिया। 1 dash 2 dash and 3 dash आर द रिफ्लेक्टेड रेज या वेवलेट्स होगी। ट्राइंगल कौन से देखेंगे, ए डैश बी और ए डैश बी डैश ए। देखिए दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये रहे आपके मैंने डायग्राम, ए बी और ए डैश, एक ए डैश बी डैश और ए, सिमिलर ट्राइंगल। इक्विवेलेंट ट्राइंगल है तो निश्चित है दो आर्म इक्विवेलेंट हो गए, देखा हमने। बी से ए डैश तक की भी सी टी है, ए से बी डैश तक की भी सी इंटू टी। दो एंगल सेम है, देखा ट्रायंगल में हमने, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी डैश इज 90, और दोनों में कॉमन देखो ये जो आर्म बेस है दोनों में ए डैश कॉमन है, ए डैश कॉमन, दो आर्म सेम हो गए, एक एंगल सेम हो गया तो निश्चित है सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल में जो थर्ड एंगल है ऑब्वियसली इक्वल होता है, देन थर्ड एंगल जो बचा रह गया बी ए डैश दिस इक्वल टू बी डैश ए डैश ए, इट मींस एंगल आई दिस इक्वल टू आर, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहां से रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम उसी फॉर्म में रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ मिरर की जगह आपने क्या कर लिया, दो मीडियम ले लिए, ऊपर तो रेयर मीडियम, नीचे ग्लास ले लिया डेंसर मीडियम। यहाँ स्पीड लाइट ऑफ लाइट C1 मान लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट C2। 1 2 3 वही प्राइमरी वेवलेट्स हैं, इंसिडेंट होगी किस पर, डेंसर मीडियम पर। ये 1 ए पे गिरी, 2 यहाँ गिरी, 3 वाली ए डैश पे गिरी। निश्चित है ये प्राइमरी वेव फ्रंट, जब ये रिफ्लेक्टेड होके डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होके 1 1 डैश के फॉर्म में चली गई, 2 2 डैश की फॉर्म में चल गई, 3 3 डैश, ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो वापस दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, सेम वही फॉर्म है सारी की सारी, ए बी ए डैश, और डेंसर मीडियम में ए बी डैश और ए डैश, सेम थ्योरी है। एक्स वाई इज ए प्लेन, एक्स वाई एक प्लेन है जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से डिफ्लेक्ट कर रहा है। XY is a plane surface that separate a denser medium of refractive index mu from rarer medium. If C1 is the velocity of light in rarer medium and C2 is the speed of light in denser medium, then by refraction theory पढ़ा था हमने mu refractive index is equal to C1 upon C2, velocity of light in rarer medium upon velocity of light in denser medium. Therefore, AB is a plane wavefront incident on B dash A dash, the 1 2 3 are corresponding rays. Then BA dash, वही same process जैसे I incident angle. According to the Huygens principle, every point is on secondary wavelets. Let secondary wavelet from B strike the point A dash. But वहाँ जो distance थी वो थी हमने निकली थी speed of light into T, या speed of light rarer medium में C1 है तो B A dash is equal to C1T. The secondary wavelet from A will be travel the same distance C2T, then the distance, ये distance आ गई A B dash, वहाँ C2T कॉमन थी, यहाँ C1T और C2T हो गई। वही B dash A dash is R, वहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया।
अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन आई निकाला जाए किस ट्रायंगल के लिए दिख रहा है, ये वाला एंगल ये दिख रहा है साइन आई का मतलब हो जाएगा आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन बेस तो आ गया बी ए डैश अपन ए डैश, बी ए डैश के लिए हमने निकाली 70 अपन ए डैश। सिमिलरली साइन आर सेकंड ट्रायंगल के लिए वही परपेंडिकुलर अपन बेस बी डैश ए अपन ए डैश, बी डैश ए अपने निकाला सी टू टी, साइन आई की वैल्यू आ गई साइन आर की वैल्यू आ गई, देन फ्रॉम स्नेल लॉ में इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, साइन आई और आर के दोनों की वैल्यू रख दे तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C1 T अपन C2 T, टी से टी फिर कैंसिल, देन में दिस इक्वल टू C1 अपन C2। दिस इज द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर लिया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर लिया। रिफ्लेक्शन में हमने प्रूफ कर लिया एंगल आई दिस इक्वल टू एंगल आर, और रिफ्रैक्शन में हमने प्रूफ कर लिया ये refractive index of medium mu is equal to C1 upon C2 means speed of light in rarer medium upon speed of light in denser medium। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स। ये वही है जो हमने 11th में पढ़ा है। क्या पढ़ा था? व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स, वहां हमने याद हो तो हमने वहां साउंड वेव्स की बात करी थी, यहाँ सारी लाइट वेव्स। प्रिंसिपल वही, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम superimpose on each other, then the resultant displacement of any point at a given instant is equal to the vector sum of displacement due to individual wave of point। करा था y is equal to y1 plus y2। If y1, y2, y3 and so on yn are the displacement due to the different waves acting separately, then according to the principle of superposition, the resultant displacement y can be written as y resultant displacement y is equal to sum of y1 plus y2 plus yn y. Note, when two superimposing waves are in the same phase, then the displacement is added, and when two superimposing waves are in opposite phase, then their displacement in subtract। पढ़ा था 11th में, पहली का डिस्प्लेसमेंट A1 दूसरे का A2, देन अगर सेम फेज में आते हैं तो रिजल्टेंट बन जाएगा A1 प्लस A2, जिस समय हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव में हमने पढ़ा था A1 माइनस A2, कब? जब एक पॉजिटिव फेज में होगा और एक नेगेटिव फेज में होगी। नेक्स्ट आ जाता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखें, द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट continuous light waves of the same wavelength, same frequency and same phase। क्या कह रहा है वापस देखो, the sources of lights which emit, बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं जो क्या इमिट करते हैं, सेम फेज की, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। Note, two independent source of light cannot be coherent। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी सेम फेज, सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो हमें एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ बन जाएगा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। दो मेथड है, बाय डिविजिंग ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या कह रहा है? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या कह रहा है? इन दिस मेथड ए वेव फ्रंट इज डिवाइडेड, एक ही सोर्स के वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो वेव फ्रंट सेपरेट बनाए जाएंगे। इन दिस मेथड ए वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट बाय यूजिंग स्लिट का यूज करके, मिरर्स यूज करके, लेंसेज और प्रिज्म यूज करके। एग्जाम्पल आएंगे जिसमें हम डिवीजन बाय वेव फ्रंट पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट मेथड, फ्रेनेल बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, लॉयड मिरर्स। इनमें जो कोहेरेंट सोर्स है वो वेव फ्रंट के डिवीजन से प्राप्त किए गए। सेकंड, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के किसी एक सोर्स से जो वेव मिल रही है उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके भी दो सोर्स निकाले जा सकते हैं, दोनों कोहेरेंट होंगे। इन दिस मेथड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव divide in two or more part by partially reflection or refraction। एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट है जिनमें हम एम्पलीट्यूड डिवीजन से कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करेंगे?
वहां आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल आ जाता है भाई, द ब्रिलियंट colors seen in thin films of transparent metals and minerals materials like soap films, oil film, etc. एक आ जाता है आपके माइकलसन एक्सपेरिमेंट। तो निश्चित है इनकोहेरेंट सोर्स जो कोहेरेंट नहीं होंगे निश्चित तो इनकोहेरेंट होंगे। क्या होगा, द सोर्स हैविंग, वहां थी सेम, ये वर्ड आ गया डिफरेंट, द सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, the source having same frequencies but different phase are known as incoherent sources। दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स इंडिविजुअली अलग अलग सोर्स हमेशा कैसे होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। आगे का चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे जहां हम रिफ्लेक्शन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस निकालेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू चलाते हैं। थैंक यू।